વેલકમ બેક ફરી એક વખત સ્વાગત છે આપનું ગુજરાત વનમાં। આગળ માર્કેટની અપડેટ પર નજર કરીએ તો પીએનબી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સના પરિણામ જાહેર થઈ ગયા છે। પરિણામ અનુમાન કરતા સારા રહ્યા। કંપનીનો નફો 32% અને આવક 35% જેટલી વધી ગઈ। પરિણામો પર વાત કરવા આપણી સાથે જોડાયા છે પીએનબી હાઉસિंग फाइनेंसના एमडी संजय गुप्ता। गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार के साथ लिए वक्त निकालने के लिए। परिणाम पे चर्चा करते हैं। क्वार्टर 3 में काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, कैसे हुआ है ये, क्या बदलाव किए गए, क्या मेन फैक्टर्स रहे? देखिए ऐसा है, ये वाला जो क्वार्टर था इसमें काफी कुछ वॉलेटिलिटी थी, काफी अफवाहें थी, स्पेशली आईएलएनएफएस के डिफॉल्ट के बाद। तो उसके मारे सारा का सारा एनबीएफसी सेक्टर और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को उसी पेंट ब्रश से देखा गया और पेंट करा गया जैसे सब लोग डिफॉल्ट करेंगे। ऐसी बात नहीं है। हर एक मैनेजमेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने तौर तरीके होते हैं और वो अपने जो ऑपरेशंस होते हैं उनको एक बहुत ही सतर्क और होशियारी के ढंग से चलाते हैं। और उसमें से एक हमारी भी कंपनी है जो कि प्रमोटेड है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा और प्रोफेशनली मैनेज्ड है। और हम लोग ये लिक्विडिटी टाइटनिंग की सिचुएशन नवंबर ऑफ 2017 से सोच रहे थे कि ये होएगा, तो इसलिए हम लोग थोड़े से ज्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड थे। हम लोग एक्सेस लिक्विडिटी अपनी बुक्स पे कैरी कर रहे थे मार्च ऑफ 2018-19 से, और वो हमारे काफी काम आई इस क्वार्टर में। हमारे जो इन्वेस्टर्स थे, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, जो हमारे लेंडर्स हैं, हमारे जो डिपॉजिटर्स हैं, उनको ये बात समझ में आई और उन्हें ये हमने अपने ऑपरेशनल रोबस्टनेस से दर्शाया कि ये कंपनी सॉलिड है, इसके ऊपर आप एतबार कर सकते हैं। इसलिए हमारे जो लेंडिंग ऑपरेशंस हैं, डिपॉजिट ऑपरेशंस हैं, उसमें कोई बाधा नहीं आई इस क्वार्टर में। फेयर इनफ सर। इसके साथ ही लोन ग्रोथ में ज्यादा चेंजेस नहीं है साथ में, और एवरेज यील्ड के फ्रंट पे भी क्या सिचुएशन है? देखिए, जो ग्रोथ है वो हर एक प्रोडक्ट और हर एक सेगमेंट में काफी बैलेंस्ड है। हाँ, जहां तक कि ग्रोथ रेट का सवाल है, जो बड़े 8 सिटीज हैं उनसे हमेशा ज्यादा ग्रोथ आती है बनस्पत छोटे शहरों से, क्योंकि उनका उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। सो हाउसिंग लोन की भी अच्छी ग्रोथ रही है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की भी अच्छी ग्रोथ रही है। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग हमने जानबूझ के इस क्वार्टर में कम करा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसा है जो इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी से बहुत इंपैक्ट होता है। एंड क्योंकि जो रेंट्स हैं वो एक फिक्स रेट से आते हैं और जो इंस्टॉलमेंट है वो अगर वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे होगी तो वो बदल जाएगी। तो इसलिए केवल लीज रेंटल डिस्काउंटिंग हमने कुछ पोर्टफोलियो लेवल पे उसका जो अंश है वो 2 परसेंटेज पॉइंट से कम हुआ है। अदरवाइज सारे के सारे जो हमारे प्रोडक्ट और सेगमेंट हैं उनका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहा है। ओके, ठीक है सर। इसी के साथ ग्रोस मार्जिन की बात करें तो वहां पे भी ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने मिला है, क्या वजह रही और कैसे इसको बैलेंस किया गया? देखिए, मैं ये कहूंगा एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि लॉन्ग टर्म लोन्स देती है उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप लोग मत एनालाइज करिए। ये क्योंकि एन्युटी बिजनेस है तो हर एक क्वार्टर में इतना कोई डिफरेंस नहीं आता है। ये जो स्प्रेड और निम है स्पेशली फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये सालाना बेसिस पे देखना चाहिए और ये क्वार्टर बेसिस पे नहीं देखना चाहिए। इसलिए एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिसको मेरे को 32 साल का एक्सपीरियंस है इसी सेक्टर में, मैं क्वार्टर वाइज स्प्रेड और निम्स अपने इतने मतलब देखता हूं क्योंकि वहां से प्रॉफिट आता है, मगर इतना मैं कोई घबराता नहीं हूं किसी क्वार्टर में थोड़ा बहुत स्प्रेड कम हो जाए या थोड़ा बहुत निम कम हो जाए या बढ़ जाए, क्योंकि ये प्रोडक्ट मिक्स के भी ऊपर काफी डिपेंड करता है। प्लस हमेशा स्प्रेड और जो निम है उस पर जो इंपैक्ट होता है वो कम से कम 6-7 महीने के लैग से होता है। जो हम बिजनेस क्वार्टर 3 में करते हैं उसका कोई इंटरेस्ट इनकम पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है, उसका इंपैक्ट आएगा 6-7 महीने बाद। तो इसलिए कहना कि एक्सटर्नल मार्केट में बोरोइंग कॉस्ट वॉलेटाइल है तो आपका स्प्रेड वॉलेटाइल हो जाएगा और निम वॉलेटाइल हो जाएगा,
ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं मायोपिक व्यू है, ये ऐसा होएगा नहीं। जो ये वॉलेटिलिटी सितंबर से चालू हुई है, इसका इंपैक्ट आप लोग जुलाई अगस्त में देखेंगे ऑफ 1920 और उसका आप अभी नहीं इंपैक्ट देखेंगे। तो सर जैसे आपने बताया, वैसे तो सिक्योरिटाइजेशन के फ्रंट पे क्या सिनारियो है, क्योंकि हमने देखा है कि ये क्वार्टर जो है कुछ दिक्कतें एनबीएफसीज एचएफसीज कंपनियों के लिए आई थी, तो वहां पे आप कैसे गार्ड की हुई है वो सिचुएशन को? देखिए ऐसा है, सिक्योरिटाइजेशन या सेकेंडरी मार्केट जो है उसके ऑपरेशन हम अबाउट 10% AUM लेवल पे करते हैं, वही हमने इस साल करा है। तो अगर हमने अभी तक मेरे ख्याल से 5800 करोड़ का सिक्योरिटाइजेशन करा है, बिटवीन Q1 Q2 में नहीं करा था एंड Q3 में करा है, तो अबाउट हमारे पास हेडरूम है अबाउट 1500-1800 करोड़ और करने का Q4 में। तो AUM का 10% हम लोग हमेशा सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन से सिक्योरिटाइज थ्रू डायरेक्ट असाइनमेंट करेंगे। और अगर एनपीए की बात करने जाए तो सर वहां पे कैसी सिचुएशन है? फिलहाल कंट्रोल है, जैसे आपने सिक्योरिटाइजेशन के बारे में बताया कि वहां पे काफी बैलेंस है, तो एनपीए फ्रंट पे क्या पॉजिटिव सिचुएशन है? देखिए ऐसा होता है, जो एनपीए साइकिल होती है वो पीक करती है Q3 में। जो हमारा हिंदुस्तान का लॉ है सरफेसी का, वो वन ऑफ द बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में उसमें, मगर अगर आप प्रोसेस ठीक से ढंग से फॉलो करें तो अबाउट 6 महीना लगता है रेजोल्यूशन या क्योरिंग के लिए। तो वो जो प्रतिक्रिया है वो हम लोग जून जुलाई से रियली जब नया साल शुरू होता है तो फर्स्ट क्वार्टर में फॉरवर्ड फ्लोज करा के उसको सरफेसी के अंतर्गत लाते हैं और एक्शन शुरू करते हैं अबाउट जुलाई के टाइम से। तो उसकी पीकिंग होती है दिसंबर में। तो आप हर एक साल देखेंगे और हर एक एनबीएफसी और एचएफसी में देखेंगे जो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत आती है कि उसके पीक एनपीएस Q3 में आते हैं। वही हमारे साथ हुआ है। अब रेजोल्यूशंस होंगे Q4 में। तो एक ये प्रतिक्रिया है, ये कोई ये नहीं है कि दिसंबर क्वार्टर में एनपीए बढ़ गया है। ये एक प्रोसेस है, उसकी पीकिंग है और वो पीकिंग Q3 में हर एक साल होती है। ओके, फेयर इनफ सर। और बजट आ रहा है, बजट को लेके काफी चर्चा में है, एनबीएफसीज एचएफसीज की काफी अपेक्षाएं हैं। सेक्टर के लीडर के तौर पे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं बजट से? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं तो केवल यही कहूंगा कि एक स्टेबल बजट आना चाहिए और ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि काफी चेंजेस हुए हैं हिंदुस्तान में पिछले 18 महीने में। चाहे आप उसे जीएसटी कह लें, चाहे उसे आप रेरा कह लें, तो थोड़ा समय देना चाहिए ऑपरेटर्स को कि वो समझ जाएं, अपना ऑपरेटिंग मॉडल सेटअप कर लें। एंड जहां तक कि हाउसिंग फाइनेंस का सवाल है, गवर्नमेंट को सर्टनली इस सेक्टर में डेट कैपिटल मार्केट या होलसेल मार्केट या एनसीडी मार्केट में स्पेशल बॉन्ड्स वगैरह लाने चाहिए। केवल अगर ये हम समझें कि बैंकिंग सेक्टर क्रेडिट सप्लाई करता रहेगा बिल्ड एनवायरनमेंट या कंस्ट्रक्शन सेक्टर को या हाउसिंग सेक्टर को, तो वो एक उचित चीज नहीं है। होलसेल डेट मार्केट, एनसीडी मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में स्पेशल स्कीम्स होनी चाहिए फॉर हाउसिंग फाइनेंस। ओके, बढ़िया है सर। तो जैसे आपने बजट एक्सपेक्टेशंस बताई, तो वो ही उसके पैरामीटर्स में हम जानना चाहेंगे कि मैक्रो जो फैक्टर्स है वो आपको कैसे लग रहे हैं? वो फेवर में लग रहे हैं या वहां पे और थोड़े सुधार की गुंजाइश है? उसके बाद वो हमें माहौल दिखता हुआ मिलेगा? क्या लग रहा है आपको मैक्रो फैक्टर्स पे? देखिए, इंटरेस्ट रेट जो सिनेरियो है वो इन्फ्लेशन एंड सीपीआई जैसी चीजों पे भी निर्भर करता है। हमारा आईपीपी भी कम हुआ है, इन्फ्लेशन रेट भी कम हुआ है, तो मेरे ख्याल से द बेंचमार्क रेट्स और द रेफरेंस रेट्स विल कम डाउन। बट उसमें हो क्या रहा है कि इतना कुछ वार्तालाप हो रही है, इतना कुछ मीडिया में सनसनी खबरें फैली जा रही हैं कि एक घबराहट है क्रेडिट लॉस के बारे में, और उसके मारे स्प्रेड्स बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट? तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं कम हो रहा है और मेरे ख्याल से होएगा भी नहीं, और ना ही हम लोग को ज्यादा उसके ऊपर उम्मीद रखनी चाहिए कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। अपना एक संतुलन से, एक अच्छे नागरिक की तरीके से हमें अपना काम करना चाहिए, स्ट्रैटेजिकली और टैक्टिकली।
ओके, बढ़िया है सर। शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ के ये सारी डिटेल शेयर करने के लिए। આ હતા પીએનબી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સના મેનેજમેન્ટ જણાવી રહ્યા હતા આ વખતે સારા પરિણામ જોવા મળ્યા છે ઓવરઓલ અને સારો ગ્રોથ કંપનીમાં જોવા મળ્યો છે। આગળ કંપનીની યોજનાઓ બી સારી એવી છે। સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો। વિરામ બાદ ચર્ચા કરીશું કેટલીક અન્ય અપડેટ્સ પર।